हेलो दोस्तों, स्पीड 24/7 के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं STET जो 2023 का जो वैकेंसीज आई है उसमें हम लोग पेपर फर्स्ट का थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जो आपको इसके साथ टॉप 90 या टॉप 100 क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन पे चलेंगे। थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चूँकि स्टेट का आप एग्ज़ाम है तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही रहेगा, तो इस पर ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है। तो टॉपिक का नाम है संख्या पत्ती। आज हम लोग संख्या पत्ती पर बढ़ेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, संख्या पत्ती कहता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों की संख्या पत्ती कहते हैं, है ना, नंबर सिस्टम कहते हैं। इसके लिए निर्धारित प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जिनकी संख्या निश्चित एवं सीमित होती है। इन प्रतीकों को विविध प्रकार से व्यवस्थित करके भिन्न भिन्न संख्याएं निरूपित की जाती है। दशमलव पत्ती, द्विधारी संख्या पत्ती, अष्टधारी संख्या पत्ती तथा षोडशधारी संख्या पत्ती आदि कुछ प्रमुख प्रचलित संख्याएं पत्ती हैं। तो खैर, इतना हमको डिटेल में पढ़ना नहीं, चूँकि समय मेरे पास बहुत कम है। आप जान रहे हैं कि उम्मीद ऐसा है कि 24 सितंबर तक हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम हो जाए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा गया है संख्या पद्धति के प्रकार। संख्या पद्धति के कितने प्रकार हैं? तो संख्या पद्धति में जो संख्याएं हैं वो 12 प्रकार की संख्या पद्धति होती हैं। इन सबों को अभी हमने डिटेल से पढ़ेंगे, इन सारों को। देखिए कौन कौन से 12 होते हैं। पहला आपको प्राकृत संख्या है, दूसरा सम संख्या है, विषम संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या है। देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए, यहाँ पहला जो हमारा जो संख्या पत्ती के बारे में जो अभी पढ़े कि 12 प्रकार के होते हैं, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि संख्या पत्ती कितने प्रकार के होते हैं। तो 12 टाइप्स होते हैं इनके, है ना। देखिए, प्राकृत संख्या क्या है, नेचुरल नंबर। तो गिनती में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे गिनती की संख्या को ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कहाँ तक जाएगा? तो अनंत तक जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है ना। नेक्स्ट देखते हैं अगली संख्या क्या है। अगली संख्या है आपका सम संख्या, है ना, जिसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। अब देखिए, ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं, है ना, सम संख्या कहते हैं। अब इसमें एक पॉइंट नोट आप कीजिएगा, सम संख्या का मानक रूप जो होता है, सम संख्या का मानक रूप 2m होता है ना। मानक रूप 2m होता है ना। 2m कहने का मतलब है कि जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, यानी कि 2m के जगह पे कोई भी प्राकृत संख्या रखेंगे तो आपको हमेशा जो मिलेगा वो एक सम संख्या ही मिलेगा। 3 रखिएगा तो ये 2, 4, 6, 8 जो भी रखेंगे हमारा जो सम संख्या आएगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सम संख्या का सामान्य रूप क्या होता है। तो सम संख्या का सामान्य रूप जो होता है वो 2m होता है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट, विषम संख्याएं। विषम संख्या ऑड नंबर क्या है? तो ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये भी अनंत तक जाएगा, है ना। इसमें इसका भी आप नोट पॉइंट याद रखिएगा। विषम संख्या का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसको हम लोग मानक रूप कहते हैं, विषम संख्या का मानक रूप, है ना, ये होता है 2m-1 होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, यानी कि m की जगह पे कोई भी प्राकृत संख्या रख करके अगर आप घटाते हैं तो हमेशा आपको एक विषम संख्या आएगा, है ना। हमेशा क्या आएगा? एक विषम संख्या आएगा। ये सब जो भी आ रहा है हमारा वो सब क्या आ रहा है? विषम संख्या आ रहा है। तो ये विषम संख्या हुई। आगे नेक्स्ट देखें, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर्स। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी कि आप ऐसे भी याद रख सकते हैं पूर्णांक को कि पूर्णांक जो होते हैं वो उसमें धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और शून्य होगा, है ना। ये तीनों आपस में मिले रहेंगे, उसको हम लोग पूर्णांक कहेंगे। जैसे पॉजिटिव में आपको 1, 2, 3, 4
है ना। शून्य में आपका शून्य हो गया और नेगेटिव में आपको -5, -4, -2, -3, -1 इस प्रकार से ये भी अनंत तक के जाता है ना। पूर्ण संख्या 3 प्रकार की होती है। देखिए यहाँ लिखा भी गया, अभी हमने आपको बताया कि धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और उदासीन, उदासीन को शून्य पूर्णांक भी कहते हैं, जिसको हम लोग जीरो इंटीजर कहते हैं, है ना, जीरो इंटीजर कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बाकी इन सारे से आपको क्वेश्चंस दिखेगा। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या है उसके बारे में थोड़ा यहाँ बताया गया है कि 1 से लेकर अनंत तक के सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक हैं। बी में है ऋणात्मक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक के सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक है। उदासीन पूर्णांक ऐसा पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव ना पड़े या जीरो होता है। अभी आपको बताया गया कि शून्य पूर्णांक को उदासीन पूर्णांक कहते हैं, है ना। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, पूर्ण संख्याएं होल नंबर। प्रकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लेने पर यह पूर्ण संख्या बन जाती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसे हम लोग W से सूचित करते हैं। इसे किस चीज़ से सूचित किया जाता है? W से, है ना। 1, 2, 3 इस प्रकार से ये सब जितने भी जीरो से शुरू होगा वो आपका पूर्ण संख्या कहलाएगा। ये भी कहाँ तक जाएगा? तो अनंत तक जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, जिसको हमको भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्या भी कहते हैं, याद रखेंगे, यौगिक संख्या इसी को कहा जाता है। ऐसी प्रकृत संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो, उन्हें हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए ये कहाँ पे, यहाँ पे एक आ जा रहा है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो जाएगा तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। आप ऐसे समझें कि जो एक या स्वयं से एवं किसी दूसरे से भाग लग जाएगा तो उसे हम लोग भाज्य संख्या, जिसको हम लोग यौगिक संख्या कहते हैं, जिसे यौगिक संख्या कहा जाता है। जैसे 4 का गुणनखंड अगर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे 4 का गुणनखंड आप देखें तो 4 का 1 गुने 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं, फिर 2 गुने 2, है ना। 3 में तो नहीं आएगा, 4 गुने 2, तो ऐसे भी देखा जाए तो 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया, इसके 3 गुणनखंड। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं यौगिक संख्या को कि जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 ये सब जो हैं वो आपका भाज्य संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अभाज्य संख्याएं, जिसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। इसी को रूढ़ संख्याएं भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रूढ़ संख्याएं। तो ऐसी प्रकृत संख्या जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित हो और किसी अन्य से संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार से। अब यहाँ देखा जाए, यहाँ एक चीज़ नोट में याद रखेंगे, सबसे छोटी सम संख्या जो होगी वो केवल और केवल 2 होगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी सम संख्या कितनी है, सम अभाज्य संख्या कितनी है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या जो है 2, वो इसकी संख्या कितनी होगी? तो केवल और केवल 1 होगी। अब यहाँ पे हम ये भी देखेंगे, एक सवाल ये भी बनेगा आपसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये जो छोटी सम संख्या है, जो छोटी सम अभाज्य संख्या है वो 2 है। अब यहाँ से सवाल आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि संख्या 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो संख्या 1 से 100 तक में जो अभाज्य संख्याएं होंगे वो 25 होंगे। और अगर से आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होंगे तो 15 होंगे। ये याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसको HCF यानी जिसका मस्सा 1 होगा वो सह अभाज्य कहलाएगा। जैसे 5 और 7, 2, 3 ये दोनों होना चाहिए, दोनों अभाज्य होना चाहिए और दोनों का मस्सा 1 होना चाहिए। जैसे मस्सा आप निकालने के लिए जानते होंगे, है ना, 1 गुने 5 और 7 को अगर हम तोड़ेंगे तो 1 गुने 7। इन दोनों में जो हमारा जो इंटरसेक्शन हो रहा है ना, जो यूनियन हो रहा है, जो हमारा जो मिल रहा है वो 1, 1 मिल रहा है, तो इसलिए इसका मस्सा 1 होगा। 2, 3 का भी अगर हम मस्सा निकालें तो 1 गुने 2, 3 का निकालेंगे तो 1 गुने 3, इसका भी मस्सा जो हमारा जो मिल रहा है वो 1 ही मिल रहा है। तो जिस
ऐसी संख्या होनी चाहिए जो दोनों अभाज्य हो, उन दोनों का मस्सा अगर एक है तो उसको हम लोग सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, परिमेय संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर जिसको कहा जाता है। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि Q हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि जैसे 3/4 हो गया है ना, 7/12 हो गया, 17/19 हो गया है ना, √125 हो गया, √625 हो गया, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या को कहा जा रहा है कि आप P/Q जो है यहाँ पे Q के इक्वल नोट 0, Q की जगह पे 0 नहीं लेना है। अगर Q की जगह पे 0 लेते हैं तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे 0 हो तो उसको हम लोग ज्ञात करना संभव नहीं मानते हैं, है ना, ज्ञात नहीं किया जा सकता, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे Q का मान जो है 0 लेने के लिए रिस्ट्रिक्शन है, मना कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक देखें, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। देखिए ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और मुख्यतः उन्हें हम लोग जो है से रूट के अंदर लिखते हैं, है ना, किसी भी संख्या को, और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ये देखिए √13 है, √17 है, √23 है, √217 है, √257 है, √567 है। अब देखिए एक पॉइंट नोट में यहाँ लिखा गया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। आप ऐसे याद रखेंगे कि वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकलता हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। इसके बाद हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे, इसी से रिलेटेड क्या क्या हम लोगों को क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट है वास्तविक संख्या। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वास्तविक संख्या क्या है ना, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप को, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है ना। जैसे 3/5 हो गया, 7/11 हो गया, 19/13 हो गया, √121 हो गया, है ना, √147 हो गया। ये कुछ भी हो, कोई भी संख्याएं हो, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ये वास्तविक संख्या होगी, है ना। वास्तविक संख्या कौन नहीं होगा, तो जो रूट के अंदर नेगेटिव संख्या के साथ में होगा ये वास्तविक संख्या नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट अवास्तविक संख्या है, अनरियल नंबर। यह एक काल्पनिक संख्या है जिसकी वास्तविक नहीं होता है, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या कहते हैं। इकाई, इसे संख्या को इकाई से दर्शाया जाता है। जैसे ये देखिए रूट के अंदर नेगेटिव, रूट अभी तो आपको जस्ट बताया गया, रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या नेगेटिव में हो तो वे संख्या अवास्तविक संख्या कहलाएगी। जैसे ये -√3, ये आगे चल कर के 11th क्लास में आप पढ़ेंगे तो ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में ये ऐसी दिखाई देगा, इमेजिनरी नंबर। हम लोग इसको अनरियल नंबर को इमेजिनरी नंबर भी कहेंगे। ठीक है, तो ये इमेजिनरी यानी कोई भी संख्या रूट के अंदर अगर नेगेटिव में है तो वो अवास्तविक संख्या कहलाएगा। नेक्स्ट, वास्तविक संख्याओं के गुणधर्म। अब देखिए वास्तविक संख्याओं के कुछ गुणधर्म भी है, कुछ प्रॉपर्टीज है वास्तविक संख्या का। यहाँ लिखा गया है कि संवृत गुणधर्म, जब दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ा या गुना किया जाता है तो हमें वास्तविक संख्या प्राप्त होती है ना। यही कहा जा रहा है कि जब दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ते हैं या गुना करते हैं तो हमें जो भी मिलेगा प्राकृत संख्या का मिलेगा, वास्तविक संख्या ही मिलेगा। जैसे वास्तविक संख्या के दो वास्तविक संख्या, जैसे 4 ले लीजिए, 4 भी वास्तविक संख्या है और 3 भी वास्तविक संख्या, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो 7 भी तो एक वास्तविक संख्या है ना, रियल नंबर ही है। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि 4 + 2√2 लेते हैं, इसको भी जोड़ते हैं तो ये तो जुटेगा नहीं, तो ये वास्तविक संख्या ही रह जाएगा। दूसरी बात है क्रम विनिमय गुणधर्म को, वास्तविक संख्याओं को किसी भी उलझे क्रम में जोड़ना या गुने करने पर हमें क्या मिलेगा, समान वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगा। क्रम विनिमय नियम आप पढ़े होंगे, गुना का क्रम विनिमय नियम, जोड़ का क्रम विनिमय नियम, ये सब क्लास 6वीं में पढ़ना था। तो खैर उतना चूँकि हम लोग के पास समय नहीं है, मैं वैसा चीज़ को बता दे रहा हूँ ताकि आपका क्वेश्चन हल हो जाए। सहचारी गुणधर्म, वितरण गुणधर्म आगे देखेंगे। नेक्स्ट, परिमेय संख्या के गुणधर्म। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, परिमेय संख्या का जो गुणधर्म है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से सवाल आपको निश्चित रहेगा। देखिए यहाँ लिखा गया है कि चूंकि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या का एक भाग है, इसलिए परिमेय संख्या वास्तविक संख्या प्रणाली के सभी गुणों का पालन करता है। इसके अलावा भी कुछ गुण है जो नीचे अंकित है, जो नीचे दिया गया है। अब देखिए यहाँ लिखा है कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर पूर्णांक की
तरह ही निरूपित किया जा सकता है। ये पहला गुण हुआ। दूसरा गुण, यदि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ दें, घटा दें, गुना कर दें या भाग कर दें, वो सब क्या आएगा? परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। परिमेय संख्या के अंश और हर में बराबर संख्या से भी गुना या भाग किया जाए तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। परिमेय संख्याओं को योगफल और गुणनफल की संक्रियाएं क्रम विनिमय सहचर्य ही होती है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखें, हम लोग इस पेपर में देखेंगे। यानी कहने का मतलब इम्पोर्टेंट आपको बहुत है कि परिमेय संख्या का गुण, अगर आप परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या जोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा? परिमेय संख्या मिलेगा। घटाएंगे तो भी वही मिलेगा, गुना करेंगे तो भी वही मिलेगा, भाग करेंगे तो भी वही मिलेगा। ये सब क्या मिलेगा? सब परिमेय संख्या मिलेगा, सब परिमेय संख्याएं मिलेंगी। जैसे मान लिया जाए कि दो भी एक परिमेय संख्या है, चूँकि इसके नीचे एक छुपा हुआ है। 2 + 3 में मिलेगा 5, ये भी परिमेय संख्या है। 2 + 1, अगर इसको अगर घटाते भी हैं तो 1 होगा हमारा, ये भी परिमेय संख्या है। 2 से अगर हम 6 में गुना करेंगे तो ये भी परिमेय संख्या है। अगर भाग करेंगे तो ये भी हमारा जो है से क्या आएगा? एक परिमेय संख्या आएगा। तो आप परिमेय संख्या को एक दूसरी परिमेय संख्या से आप चाहे जोड़ दें, घटा दें, गुना कर दें या भाग कर दें, सबका सब क्या मिलेगा? परिमेय संख्या मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अपरिमेय संख्या का गुणधर्म, यह संख्या वास्तविक संख्या का सबसेट है, वास्तविक संख्या का सबसेट है, इसलिए यह वास्तविक संख्या प्रणाली के सभी नियमों को मानता है जो इस प्रकार है। देखिए क्या कहता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों हो सकता है। एक से अधिक अपरिमेय संख्याओं का लघुत्तम परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय या अपरिमेय भी हो सकता है। अब इसको देखें, थोड़ा सा रफली आपको दिखाते हैं, है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम परिमेय संख्या को लें, एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा हमको? अपरिमेय मिलेगा। घटाएंगे तो भी वही चीज़ मिलेगा, गुना करेंगे तो, भाग करेंगे तो, ये कुछ भी किया जाए ये सब क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। अब जैसे एक अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, ये दोनों हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे देखिए, जैसे मान लिया जाए कि अब इसके साथ घटा दीजिए, गुना कर दीजिए, भाग कर दीजिए, सब वही मिलेगा, सब वही मिलेगा आपको, परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकता है। अब जैसे देखा जाए इस प्रकार से कि किस प्रकार से हमें मिलेगा, जैसे देखा जाए, कहा गया कि दो अपरिमेय संख्या को जोड़ दें या घटा दें या गुना कर दें, क्या मिलेगा हमको? दोनों हो सकता है ना, दोनों। जैसे देखा जाए अपरिमेय प्लस अपरिमेय, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको दोनों मिलेगा, है ना। यानी परिमेय भी मिलेगा और अपरिमेय भी मिलेगा, परिमेय भी मिलेगा और अपरिमेय भी मिलेगा। जैसे देखिए 2 + √3, ये दो आपका परिमेय संख्या है, जबकि ये अपरिमेय संख्या। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये जोड़ करके क्या आ जाएगा? 2 + √3 आएगा। तो ये कौन सी संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन कुछ ऐसा हमको एग्जाम्पल लेना है जो दोनों को जोड़ करके हमको क्या लाना है? ये तो अपरिमेय आ गया, लेकिन कुछ ऐसा हम एग्जाम्पल ले लें, एक ये भी एग्जाम्पल ले लें। चूँकि ये परिमेय अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय होता है। ये परिमेय माइनस अपरिमेय, ये भी अपरिमेय होता है। इन दोनों को जोड़िएगा तो देखिए ये से ये कट जाएगा, 2 2 4, 4 कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से आप गुना कीजिए, भाग कीजिए, सब क्या होगा? दोनों हो सकते हैं। यानी याद रखेंगे कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ दे, घटा दे, गुना कर दे या भाग कर दे, दोनों हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। अगर किसी को डाउट रह जाए, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। अब देखिए एल्गोरिथम क्या है। वो वास्तविक संख्या से कुछ जो रिलेटेड था वो ख़त्म हो गया है। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, एल्गोरिथम क्या है। देखिए, एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं, जिसको हम लोग भाग लेमा भी कहते हैं, है ना। भाग लेमा या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कहा जाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, है ना। इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। यह आगे चल करके इस रूप में बदल जाता है a + b q + r, है ना, जहाँ 0 > r > b होगा। बाकी देखते हैं अगले नेक्स्ट। परिमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए यहाँ लिखा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार
दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस r, जहाँ लिखा है 0 ग्रेटर r ग्रेटर देन b। यहाँ q भागफल है, जहाँ पे लिखा जा रहा है कि q क्या है, भागफल है, और आपका r जो है शेषफल है ना। q भागफल r शेषफल। इसके थोड़ा सा दिखाते हैं आपको कि क्या कौन है। जैसे देख लीजिए, इसको हम लोग कहते हैं भाज्य, ठीक है। इसको ऐसे सूचित करेंगे। अगर बहुपद की बात किया जाए तो इसको हम लोग px से सूचित करेंगे। ये आपका हो गया भाजक, ये आपका b हो गया। इसको हम लोग q भागफल कहते हैं, ये आपका भागफल हो गया। और जो नीचे हमारा बचता है वो शेषफल होता है। बाकी क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए, इसका एक एग्जाम्पल लिया गया। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो इसको हम लोग कैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर करके बनाएंगे वो थोड़ा देखेंगे। यूक्लिड विभाजन पर में जो होता है a बराबर बी क्यू प्लस r होता है ना, जहाँ आपको बताया गया 0 ग्रेटर देन r ग्रेटर b होता है। अब देखिए, इसमें हम बनाया कैसे जाता है। जो बड़ी संख्या होती है वो हमको आगे a मानना होगा, और जो छोटी संख्या होगा हमको b मानना होगा। अब 135 में कितना से गुना किया जाए कि इतना आ जाए, प्लस में अब 225 से हमको क्या करना होगा कि इसमें घटाना होगा, है ना। तो ये यूक्लिड विभाजन परिमेय से है, तो इसमें कोई ज़्यादा खास है नहीं। ऐसे भी आप डायरेक्टली बना सकते हैं मस्सा के तौर पे 225, है ना, इस प्रकार से। नेक्स्ट देखें, बाकी आप 10th क्लास में पढ़े ही होंगे। अब चलते हैं लघुत्तम समापवर्तय। अंक गणित में दो पूर्णांक a तथा b का लघुत्तम समापवर्तय यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम लोग एलसीएम या स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, उस सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या को कहते हैं जो a तथा b दोनों से विभाजित हो सके, उसे हम लोग लघुत्तम समापवर्तक, जिसको लसपा भी कहते हैं, है ना। जैसे देखिए 4, 8, 12 का लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, तो 4, 8, 12 का लघुत्तम समापवर्तक 24 हो जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, है ना, 2 × 2 × 2। और ठीक उसी प्रकार से 12 का अगर हम तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 3, है ना। जो इन तीनों में मिलेगा वो भी, जो नहीं मिलेगा वो भी गुना करके हमारा ऐसा आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन देखिएगा। महत्तम समापवर्तय, दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तय वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें वह सभी संख्याएं पूरी विभाजित हो जाती हैं। जैसे 4, 8, 12 का महत्तम समापवर्तय 4 होगा। आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, है ना, या ऐसे भी आप बना सकते हैं जो सभी में मल्टीपल हो। जैसे 4 जो सब में कॉमन हो वही मस्सा हो जाएगा। 4 दूना के 8 और 4 तिये 12, जो सब में कॉमन क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो 4 आपको मस्सा हो जाएगा। जैसे 4 में आपको 4 एकम 4 कॉमन मिल रहा है। 8 में आपको कॉमन मिल रहा है क्या, 4 दूना के 8, 4 कॉमन मिल रहा है। 12 में आपको 4 तिये 12, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी है। जो तीनों में कॉमन मिलेगा वही आपका मस्सा कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ एलसीएम और एचसीएफ का सूत्र लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। भिन्नों को लघुत्तम समापवर्तय एलसीएम बराबर, यानी एलसीएम बराबर जो होगा भिन्नों का लस्सा। जैसे भिन्नों का लस्सा कहने का मतलब है कि 1/2 + 4/3। अगर इनको कहेगा कि बताइए कि इसका लस्सा क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे भिन्नों का लस्सा बराबर होगा अंशों का लस्सा बटा हरों का मस्सा, यानी अंश का लस्सा निकालेंगे। 4 1 का लस्सा 4 हो जाएगा, और हर का मस्सा हरों का मस्सा 2 और 3 का मस्सा 1 हो जाएगा। तो यानी कि इसका जो लस्सा हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, है ना। भिन्नों महत्तम समापवर्तक, यानी कि भिन्नों का मस्सा बराबर क्या होगा, तो अंशों का मस्सा बटा हरों का लस्सा। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या। आप प्रथम संख्या को a कहेंगे, दूसरी संख्या को b कहेंगे। अगर आपसे यहाँ बात किया जाए कि a गुने b बराबर क्या होगा, तो एलसीएम गुने HCF होगा। आप शॉर्ट में ऐसे भी याद रख सकते हैं, a गुने b बराबर l गुने h, है ना। नेक्स्ट देखेंगे आगे क्या है। आगे है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत, या जिसको शांत को हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं, शांत होता है, या अन्वेषानी आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग होता है। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अन्वेषानी आवर्ती है एक परिमेय संख्या होती है। अतः परिमेय संख्याओं को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है ना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में। बाकी आगे देखते हैं।
परिमेय संख्या जिसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है। परिमेय संख्याएं जो p बटा q के रूप में होते हैं, उसमें p में q से भाग देने पर शेष शून्य होता है, तो उन्हें दशमलव प्रसार शांत वाली परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 7/2 का दशमलव प्रसार अगर निकालना कि दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा क्या शांत होगा, तो 2 से आपको क्या करना है, भाग लगाना है। अगर पूरी कट जाता है तो वो शांत होगा। जैसे 2 दूना के 4, 2 तिये कितना हो जाएगा, 6, बच गया कितना, 1 बच गया। दशमलव बैठाएंगे हो जाएगा 10, 2 पचे 10, यानी कि ये पूरी जो भाग लग जाएगा उसको हम लोग शांत कहेंगे, जिसको टर्मिनेटिंग कहा जाएगा। अब 1/2 को भाग दीजिएगा तो ये भी कट जाएगा, 0 कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में, है ना, तो ये शांत हो गया। तो जो पूरी भाग लग जाए उसे हम लोग शांत कहते हैं। आगे चल करके देखेंगे कि शांत का कंडीशन क्या है ना। शांत का कंडीशन भी आपको दिखाया जाएगा किस प्रकार से शांत और अशांत को हम लोग पहचानेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है परिमेय संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अनविषानी आवर्त यानी नॉन टर्मिनेटिंग रेखिंग होता है। परिमेय संख्याएं जिसमें p में q से भाग देने पर कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है, जिससे दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है। अनविषानी आवर्ती दशमलव प्रसार वाले परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, अनविषानी यानी कि जो जिससे हम लोग भाग दे, जैसे 1/3 है, 3 से अगर हम भाग देते हैं इसमें, तो ये 0.333333 ये आते जाएगा, ये रिपीटिंग होते जाएगा। तो इसी रिपीटिंग को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से 1/7 आप 7 को ले सकते हैं, 0.142857 1428557, इस प्रकार से ये आते जाएगा। तो इसमें हम लोग अनविषानी आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रेखिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपका परिमेय नंबर 1 में। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको अभी बताया गया कि शांत अशांत की जो कंडीशन है वो यहाँ पे लिखा गया है। यदि x एक परिमेय संख्या है, यदि कहा जा रहा है कि x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो x को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q सहअभाज्य संख्याएँ हैं। q का अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5n का रूप है, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या है। परिमेय का विलोम भी सत्य है। कहने का मतलब ये है, आपको चलिए थोड़ा सा रफ में समझाते हैं कि ये कह क्या रहा है ना। रफ पेपर लेते हैं और इस पे आप देखें, समझें कि शांत और अशांत का क्या कंडीशन है, उसको थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। थोड़ा वेट करेंगे, इरेज कर लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे किसी संख्या को शांत अशांत, शांत का कंडीशन आपको बताया गया कि शांत आप तभी हो सकता है जब p बटा q, जहाँ पे कहा जा रहा है कि q जो है किस रूप में होना चाहिए, 2m गुने 5n, जहाँ m और n जो है एक पूर्ण संख्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या हो सकता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे मान लिया जाए कि 4/25 को लेते हैं। इसको शांत है या अशांत दिखाने के लिए बिना भाग से आपको कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, ऊपर से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको नीचे वाला को ध्यान देना। आप फैक्टराइजेशन इसको तोड़ लीजिए, 2 से तो लगेगा नहीं, ये 5 से लगेगा। 5 × 5 = 25, कितना हो गया 4, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया। अब तो यहाँ पे आपको शांत होने का कंडीशन तो ये है कि 2m गुने 5m होना चाहिए। तो यहाँ 5 तो दिख रहा है, लेकिन 2 कुछ नहीं दिख रहा है। तो कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या हम अगर 2 लिख दें, और आप 6ठी क्लास में पढ़े हैं कि किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो ये अब जो है से इस रूप में दिख रहा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये शांत है। अब इसी प्रकार का क्वेश्चन, जैसे एक सवाल और ले लें हम, 6/15 को ले लें। थोड़ा सा देखिएगा इसको, 6/15 15 को। अब इसको हम लोग दिखाते हैं कि ये शांत है क्या अशांत। शांत अशांत का कंडीशन आपने अभी समझ लिया है कि किस प्रकार से, और ऐसे भी 10 क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए, जैसे 6/15 है, तो इसको पहले काट लेना है, काट करके छोटा कर लेना है ना। काट करके छोटा नहीं करेंगे तो थोड़ा सा समस्या हो सकता है। ठीक है, 3 दूना के 6 और 3 × 5 15। अब हो गया हमारा 2/5। अब यहाँ पे देखिए 2/5 के पावर कुछ भी नहीं दिख रहा तो 1 दिख रहा है। अब यहाँ पे 2 हमको नहीं है, तो 2 नहीं है तो हम 2 के पावर 0 ले सकते हैं, चूँकि किसी का भी पावर 0 1 होता है। अब हमारा ऐसा दिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये शांत है। और भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक आध और देख लीजिए शांत का कंडीशन के लिए। थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिएगा, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है। अब जैसे एक सवाल और लें, जैसे देख लीजिए, जैसे मान लिया जाए कि हम क्वेश्चन लेते हैं 3/80। अब ये कहा जाएगा कि ये शांत है या अशांत है, इसको बतलाइए। अब इससे सवाल भी पूछा जा सकता है कि बताइए, ऐसा दे देगा सवाल 3/80 है p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n, तो बताइए कि n का मान क्या होगा। तो देखिए आपको बताया गया कि ये ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, उसको कुछ नहीं करना है, हमको नीचे वाले को तोड़ना है। अब तोड़ेंगे कैसे, इधर रफली आप तोड़ लीजिए। 80 को तोड़ना है, थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिएगा। अब जैसे हमको 80 को तोड़ना है तो 2 से लगेगा, है ना, फिर 2 से लगेगा। अब लगेंगे नहीं तो हमारा हो गया 2 के पावर कितना, 1 2 3 और 1 4, 2 के पावर 4 हो गया और 5 के पावर 1 हो गया। तो क्या ये इस रूप में दिख रहा है, यानी कि p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n, इस रूप में ये दिख रहा है। अब इस रूप में ये दिख रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो है वो क्या है, शांत है, शांत है। अगर इस रूप में नहीं दिखता, अगर कुछ और टर्म आ जाता, जैसे p/2 के पावर 3 आ गया या 5 के पावर 2 आ गया, गुने यहाँ पे 6 के पावर 1 आ गया, तो अगर ऐसा जहाँ हमको दिखेगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये अशांत है ना। शांत होने का कंडीशन केवल और केवल यही है कि p/2 के पावर m होना चाहिए, 5 के पावर m होना चाहिए। इसको आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर कुछ है तो वो शांत नहीं कहलाएगा, वो अशांत होगा। चलिए, आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, आपको वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा अगर लगा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो दूसरे तक पहुंच सके। और हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं टॉप 100 सवाल, ठीक है। टॉप 100 सवाल करने वाले हैं जो एकदम हूबहू परीक्षा से रिलेटेड रहेगा। जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट 2023, है ना, जिनका मेथड पेपर जो है, जिनका मेथड पेपर मैथ है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। निश्चित है कि धैर्य रखिए, है ना, पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टॉप 100 क्वेश्चन में आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसी थ्योरी से रिलेटेड रियल नंबर से ही आपको पर टॉपिक से 100 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। उससे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि उससे ज़्यादा आपको हर सवाल नहीं आएंगे। तो चलिए दोस्तों, समय का ख्याल रखते हुए जाते जाते आप अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।